देखते हैं वो नया वाला सवाल, ताकि जो है आइडिया हो। एहसन भाई जस्ट क्वालिफाई किया आप में से कोई एहसन है? ठीक है, लेकिन हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ भी लिखा होगा जस्ट क्वालिफाइड एंड जॉइन ब्राइट फैब्रिक्स लिमिटेड, अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर विद ऑपरेशंस इन पाकिस्तान एंड सेल ऑफिसेज इन यूरोपियन यूनियन। वाह, कंपनी ऐसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में नौकरी मिले, फिर उसके बाद वो दूसरे मुल्क भेज दिया करें और फिर वहां से वो पाकिस्तान के ऑपरेशन देखने के लिए भेजा करें, जिससे आने जाने का टिकट भी बन जाए। तो मेरे कोलीग है वो वियतनाम में, उसको कंपनी ने वो किया है, वो उनका एक सेटअप वियतनाम में, एक पाकिस्तान में। तो यहाँ पे पहले वो काम कर रहा था, फिर उन्होंने वहां पोस्ट कर दिया, इसने कहा जी आप यहाँ वाला काम अलग से क्या बंदा रखना, मेरे से करवा लिया करें, एक्स्ट्रा अलाउंस दे दें। तो वो वियतनाम से इधर कंपनी के ऑफिशियल ट्रिप पे आता है और यहाँ कुछ दिन रुकता है, यहाँ फैमिली को भी टाइम देता है और उसके बाद दोबारा वहाँ चला जाता है। तो आना जाना भी स्पॉन्सर हो गया, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलना शुरू हो गए। और जब वो यहाँ काम कर रहा है तो वहाँ का काम तो नहीं कर रहा, तो टेक्निकली वो तो छुट्टी लेके आया वहाँ से। तो ऐसे मजे भी कभी लग जाते हैं। The board asked him to lead the first sustainability report. वाह जी वाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट नया नजर आया, बोर्ड ने देखा इस लड़के में दम है, उन्होंने कहा ये जो है ना, ये पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हमारी ये लेके जाएगा टू सेटिस्फाई एक्सटर्नल लेंडर्स एंड अ कस्टमर कोड ऑफ कंडक्ट। तो कस्टमर का कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सटर्नल लेंडर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये देगा सबसे पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। He quickly discovers competing reporting framework. उसने बड़ा तेजी से ही देख लिया कि बहुत सारे फ्रेमवर्क चल रहे हैं, जैसे GRI, SASB, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर और इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड। एंड स्टेक होल्डर वांट वन रिपोर्ट। प्रॉब्लम ये है कि फ्रेमवर्क इतने सारे और स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए? एक रिपोर्ट दैट इज कंपेरेबल विद पीयर्स, जो कि पीयर्स से कंपेरेबल भी हो, दूसरी जो आसपास की और इदारे हैं। नॉन फाइनेंशियल डाटा ऑन एनर्जी, वाटर, वेस्ट एंड लेबर इज स्कैटर्ड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। ये जो नॉन फाइनेंशियल डाटा एनर्जी का, वाटर का, वेस्ट वगैरह का, लेबर से रिलेटेड मामला, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में बिखरे हुए हैं, ऑफन एस्टिमेटेड विद वीक कंट्रोल। और अक्सर जगह हमें नजर आता है कि इसमें वीक कंट्रोल्स हैं और एस्टिमेशन के ऊपर चल रहा है काम। सम इंपैक्ट्स आर हार्ड टू मेजर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। कुछ इंपैक्ट मेजर करना भी मुश्किल है और केपीआईज भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, मसले ही मसले। फाइनेंस सिस्टम डू नॉट कनेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी डाटा एंड बजट्स फॉर न्यू डाटा टूल्स और कंसल्टेंट्स आर टाइट। फाइनेंस सिस्टम जो है वो सस्टेनेबिलिटी के डाटा को फाइनेंस सिस्टम में डेबिट क्रेडिट एंट्री करने का ऑप्शन है, कस्टमर क्रिएट करने का ऑप्शन है, क्रेडिटर क्रिएट करने का ऑप्शन है, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के टूल्स उस तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। ही आल्सो वरीज अबाउट डिफरेंट रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन अक्रॉस कंट्रीज। अलग-अलग मुल्कों की अलग-अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आप बैठे पाकिस्तान में हो, लेकिन आप यूरोपियन यूनियन में आपके सेल्स ऑफिसेज मौजूद हैं। लिमिटेड एश्योरेंस ऑप्शंस एंड रिस्क ऑफ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ग्रीन वॉशिंग इफ डिस्क्लोजर्स अपीयर्स सिलेक्टिव। और खतरा ये है कि आप पे इल्जाम लगा दिया जाएगा ग्रीन वॉशिंग का। ये क्या चीज थी? फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव्स। जो हमने कहा था कि ग्रीन वॉशिंग के आप ग्रीन कलर से साफ कर देते हैं, हर चीज में काम का सस्टेनेबिलिटी ले आते हैं और आप अपनी विंडो ड्रेस करना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को जरा ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली बताना शुरू कर देते हैं। यूं समझे अपने गुनाहों को ग्रीन वॉश कर देते हैं और अपने आप को एक ग्रीन कंपनी या एक अच्छी सस्टेनेबल कंपनी बता रहे होते हैं। रिक्वायर्ड कीवर्ड क्या है? आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस एसन इज लाइकली टू फेस इन प्रिपेयरिंग द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन, ये डिस्कस का दूसरा भाई। ईच चैलेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस। क्या है एक अच्छी प्रेजेंटेशन है सवाल की? हेडिंग देनी है चैलेंजेस की डिफरेंट और नीचे उसको डिस्कस कर देना है। इसका मतलब है कि हेडिंग में हम बस कैप्शन देते हैं छोटा सा और उसके बाद इस सवाल में से जो डाटा है उसको उठा के वहां पे प्रेजेंट करते हैं। इस तरह के सवाल बड़े प्यारे होते हैं जिसमें अपना कुछ नहीं करना होता, अपना दिमाग चलाना होता है और एक्सप्लेनेशन ज्यादा लंबी देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। फिर मजे की बात है कि 6 नंबर है। अब 6 नंबर है तो आप कुछ हेडिंग्स देंगे, उन हेडिंग्स के आगे कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे और वो भी यहाँ से उठा के दे रहे होंगे। तो इसका मतलब है आपको कुछ 10 चैलेंजेस बताने की जरूरत नहीं है। 6 से 6 वाली बड़ी प्यारी फीलिंग आती है। फर्स्ट आपको 6 ना ढूंढ के मिल रहे हो, 3 बताएं और इतने तगड़े बता दें कि 3 के आगे जो है ना 3-4 बुलेट्स ऐसी बता दें कि एग्जामिनर को लगे कि आपने, क्योंकि उसने क्वांटिफाई नहीं किया, तो आप उसको मतलब जब कम आता है तो ज्यादा लिखें, जब ज्यादा आता है तो कम लिखें। अब इस तरह से 3 में नंबर, वो जब उसने मसले बहुत ज्यादा बताए तो मसले उसने काफी ज्यादा बता दिए, ठीक है, और उसने कहा है आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस। तो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं? आइडेंटिफाई करना है किसको? चैलेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं करना, की चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। अब आपको 4 समझ आ रहे हो, नहीं समझ आ रहे बाकी, आपने कहा 4 से तो क्वेश्चन खराब होती है या 3 हो या 6 हो, तो कह दें कि ऑल्दो बहुत सारे मसले हमें नजर आ रहे हैं लेकिन फॉलोइंग आर 3 की चैलेंजेस। अपने हाथ में मोड़ कर लें सवाल को कि उसने कहा कि जी मुझे अहम चैलेंजेस बताओ और एक ही है कि आपकी चैलेंजेस में सारों की सारी बड़े अहम है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कम आता हो तो फिर उस कम को सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम जवाब इस तरह से प्रेजेंट करने के लगे कि आपने मतलब आप वाकई ही सवाल में 3 ही बताने के बारे में सोच रहे हैं। ये ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ नजर आ रहे हैं लेकिन जो ज्यादा सिग्निफिकेंट 3 की चैलेंजेस हमें नजर आए हैं वो ये वाले हैं। अच्छा जी, अब मैं कौन हूँ? मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं वो कंपनी हूँ, मैं थर्ड पर्सन हूँ। एसन को क्या चैलेंजेस हैं? तो समझ आ रही है? आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस एसन इज लाइकली टू फेस। तो अब एसन को कहना है वो वाले एसन को ये वाले मसले आएंगे। तो सवाल स्टार्ट हो सकता है फॉलोइंग आर द की चैलेंजेस एसन इज लाइकली टू फेस इन प्रिपेयरिंग द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। कैप्शन आ गया, अब हेडिंग्स दे देनी है। मसले बहुत सारे हैं। ये सबसे पहले उसको कहा कि जी आपने बताना है, उसने क्विकली डिस्कवर कर दिया कि बहुत सारे कंपीटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले। मसले को नाम क्या दें? छोटा सा नाम दें क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ये वाली बात लिख देनी हमने। कंपेरेबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट का थोड़ा सा आगे भी जिक्र है जी। नो स्टैंडर्डाइजेशन, डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल। अब अगेन पूरा मसला नहीं हेडिंग में बताना ना, हेडिंग में तो हमने सिर्फ
आइडेंटिफाई कर देना है। तो आपने पहले मसला समझा, मसला ये है कि 4-5 तरह के कंपेरेबल फ्रेमवर्क्स हैं, कंपीटिंग फ्रेमवर्क हैं। तो आपने मसला बता दिया मल्टीपल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल या मल्टीपल कंपीटिंग फ्रेमवर्क, और आगे कह दिया देयर आर डिफरेंट कंपेरेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अवेलेबल, जैसे कि ये और ये। उन्होंने कहा है कि आपने पहले तो निशानदेही करो चैलेंज की, फिर उस चैलेंज को बताओ इस सिचुएशन में। मैंने जब बोला मल्टीपल फ्रेमवर्क या मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, तो मुझे भी समझ आ गई और एग्जामिनर को भी समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि हमें सिर्फ आइडेंटिफाई कर दो, सिर्फ निशानदेही कर दो, बाकी हम समझ लेंगे। उन्होंने क्या कहा, निशानदेही करो, फिर हर चैलेंज को इस केस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करो। तो आपने कहा मल्टीपल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल, और कह दिया कि यहाँ एसएन कैन फाइंड डिफिकल्टी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कंपीटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स लाइक ये। क्योंकि एसएन ने हमें बताया कि उसकी कंपनी में मसला है जी। ठीक है, मतलब आप आइडेंटिफिकेशन में खाली फ्रेमवर्क को कहते हैं, खाली फ्रेमवर्क बहुत ही छोटा वर्ड हो जाता है, आप फ्रेमवर्क आइडेंटिफिकेशन कहते हैं या फ्रेमवर्क इशू बोल दें, मतलब कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा लफ्ज, थोड़ा सा निशानदेही करे और फिर उसके बाद। लेकिन अगेन अगर कम टाइम में तो फ्रेमवर्क लिख के आपने डिस्क्रिप्शन में तो बताया हुआ है, तो वो उन्हें समझ आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में हम कम वर्ड्स के साथ, क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग 2 वर्ड 3 वर्ड्स के साथ चल सकता है काम। क्या इसमें सजेशन ऐड करना वैलिड होगा? सवाल ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बिल्कुल आपके ज़हन में बड़े अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन वो आपसे ये चाह नहीं रहे। वो चाह ये रहे हैं कि एक सिचुएशन उन्हें बताइए, और वो कह रहे हैं कि अब आपकी नजर में क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, वो उनकी निशानदेही करें और इस सिचुएशन के साथ रिलेट करके बता दें। तो सवाल देखिए, हमारा दिल तो कर रहा है कि हम उन्हें कहेंगे नहीं यार यूं कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगला स्टेप क्या है, उन्होंने चैलेंजेस बता दो। तो बड़ी अच्छी बात है, हमने वहां तक रहना है जहां तक हमारा स्कोप है। आगे क्या है जी, स्टेक होल्डर्स वांट वन रिपोर्ट दैट इज कंपेरेबल विद पीयर्स। चाहे तो उसको पीछे वाले के साथ जोड़ा जा सकता है, और चाहे तो आप अलग लाइन बना सकते हैं। अलग लाइन बनाना चाहते हैं तो क्या, एक हेडिंग नजर आई कंपेरेबिलिटी विद पीयर्स, वन रिपोर्ट भी एक हेडिंग है, थोड़ी देसी है लेकिन पर्पस सर्व कर रही है। एक नायका का आप लिखते हुए बड़े प्यारी बातें लिखना शुरू कर देंगे। स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, कितना मजे का कैप्शन है, एकदम से बंदा तड़प जाए। स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, कहीं यहाँ स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है कि उनको एक रिपोर्ट मिले जिसमें सारी बात हो रही हो। तो अगेन जितना ज्यादा इस तरह के ऑफिशियल वर्ड्स ऐड कर देंगे, जार्गन्स ऐड करेंगे, जवाब उतना ज्यादा प्यारा हो जाता है। और ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हेडिंग थोड़ी बड़ी हो गई, तो हम फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन और आगे डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। ये क्योंकि वेरी फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन है, तो कंपनी के लोग इस वक्त ज्यादा ट्रेंड भी नहीं होंगे। अब वो डाटा सवाल ने नहीं दिया हुआ, लेकिन ये ट्रांजिशन वाला मसला आएगा। हाँ जी, चलें, वन रिपोर्ट वाला मसला आ गया। उसके अलावा और कौन सा चैलेंज है? नॉन फाइनेंशियल डाटा ऑन एनर्जी, वाटर वेस्ट एंड लेबर स्कैटर्ड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। इसको नाम क्या दें? नॉन फाइनेंशियल स्कैटर्ड डाटा, रॉ डाटा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा सोर्सेज नॉट रिलायबल। बस एक इशारा देना है, और अगर उस इशारा नहीं भी समझ आएगा तो आपकी डिस्क्रिप्शन उसको कंप्लीमेंट कर देगी। तो इनकंसिस्टेंट डाटा भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है। इस तरह लिखते लिखते इस तरह के अल्फाज जरा थोड़े से और बेहतर होते चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये कंपेरेबल डाटा नहीं है, या बहुत ज्यादा स्कैटर्ड, वाइड स्कैटर्ड डाटा है। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन फाइनेंशियल डाटा ऑन एनर्जी, वाटर वेस्ट एंड लेबर स्कैटर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम्स। थोड़ा सा कम से कम कोलैबोरेट कर देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से वर्किंग कर रहा होगा, और उन्होंने कहा है कि अक्सर जगह तो एस्टिमेशंस हैं, लेकिन जब हमने 6 पूरे करने हैं तो एस्टिमेशन को अगले वाले प्रॉब्लम में डाल देंगे। हाँ जी, ये जो ऑफन एस्टिमेटेड विद वीक कंट्रोल, क्या है हेडिंग बने? वीक कंट्रोल, इनएडिक्वेट कंट्रोल्स। उन्होंने ये कब कहा था कि आप एक लाइन में से दो नहीं निकाल सकते? उन्होंने ये 2 मसले बताए ना साथ। उन्होंने कहा एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, और अक्सर उसको अंदाजा लगाया जाता है हल्के कंट्रोल्स के साथ। तो एक मसला है अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से चल रहा है। दूसरा मसला है कि एस्टिमेशन पे चल रहा है, अंदाजों पे चल रहा है। वही वाली बात है कि अगर आपने 6 हेडिंग पूरी करनी है तो इस तरह से बीच में निकलेगा, और अगर कम लिखना है तो ठीक है, पर मर्ज करके एक बड़ा पॉइंट बना के उसके अंदर बुलेट्स में बताया जा सकता है। सवाल के मार्क्स वही वाली बात है कि अगर 6 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो फिर तो वो टू द पॉइंट बात बन जाएगी, और अगर 3 लिख रहे हैं तो फिर वो उस पॉइंट के आगे हम उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हमने खेलना है कि हमने 6 नंबर को एग्जामिनर को कैसे बताने कि हमने कैसे पूरे किए। और क्या है जी मसला? सम इंपैक्ट्स आर हार्ड टू मेजर एंड केपीआई इंडिकेटर्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। लैक ऑफ स्ट्रेटजी, फिर धक्के से लिंक करना पड़ेगा उसे, जो है ना, स्टैंडर्डाइज या इन स्टैंडर्डाइज। और इसको क्या कहेंगे? मेजरमेंट ऑफ केपीआई मेजरमेंट। हेडिंग दे दी और हमने कह दिया कि जी हमारे जो जी, और वो यही वाली लाइन जो है ना, मतलब इन एज पर सिचुएशन सम इंपैक्ट्स आर हार्ड टू मेजर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। हम ये भी कह सकते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कंपनी। कंपनी का नाम है, एक आध दफा लिख दें, अच्छा लगेगा उन्हें भी। हाँ, अब अगेन वही वाली बात है कि मसाला ज्यादा ऐड करना तो सवाल में से निकल आएगा। ऑलरेडी हम काफी सारी हेडिंग्स के साथ चीजें तो लेके चल रहे हैं, तो शायद हमें इतना ज्यादा लंबा खेलने की जरूरत ही नहीं। Finance system do not connect to sustainability data and budgets for new data tools or consultants are tight.
बजटिंग कंस्ट्रेंट से तो पैसों वाली फीलिंग आएगी। हेडिंग कुछ इशारा तो करे। हाँ, पहले तो आपने प्यारी सी हेडिंग देनी है, फिर उसके आगे उसकी बात लिखनी है। हाँ, अगर वो कह देते ना डिस्क्राइब सम ऑफ द चैलेंजेस, तो फिर तो हम बुलेट्स में उनकी बातें लिखते थे। सस्टेनेबिलिटी एंड बजट और हाँ जी, डिफिकल्टी इन फाइनेंशियल ट्रांसलेशन, लैक ऑफ इंटीग्रेशन। अब वो जब इतना बड़ा लिख देंगे तो जुमला ही बन जाएगा। तो नॉट इंटीग्रेटेड डाटा या अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि इनका जो फाइनेंस सिस्टम है, वो जो टूल्स हैं, वो हमारी सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन को आपस में अपने गले नहीं लगा रहे। और क्या हेडिंग हो सकती है? अच्छा, आप अगले इशू की तरफ चले। अगले इशू की तरफ आते हैं। डिफरेंट रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन है डिफरेंट कंट्रीज की लिमिटेड एश्योरेंस ऑप्शंस के हिसाब से, और रिस्क ऑफ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ग्रीन वॉशिंग इफ डिस्क्लोजर्स अपीयर सिलेक्टिव। तो ये रेगुलेटरी जो अलग अलग कंट्रीज है, इसको क्या कहें? स्टैंडर्ड आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। हाँ जी, वेग एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वो ग्रीन वॉशिंग आ गया। अभी वो ऊपर वाला, वो जो कंट्रीज में जो एक्सपेक्टेशन है डिफरेंट, मल्टीपल रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रेगुलेशंस, मल्टी कंट्री एक्सपेक्टेशन, मल्टीपल रेगुलेटर्स अक्रॉस कंट्रीज। कैप्शन इतना प्यारा हो कि वो इंग्लिश ही ना पढ़े। इनको वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा। ये काम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता चला जाएगा। और अगेन पता क्या होगा, आप अपने ये वो पकड़ेंगे, ये जो सोल्यूशन है, और ये आप एक एआई टूल को देंगे, कहेंगे मेरे जुमले इसको थोड़ा सा एक अच्छी सी हेडिंग दे दो, या हर जुमले को एक हेडिंग दे दो। तो उससे क्या होगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से एक बड़े जुमले को कम वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है। तो ये एक ऐसी स्किल है जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके, और आप सेल्फ टेस्टिंग, वही वाली बात है कि आपने टेस्ट वो करना है, मसले कोई नहीं। आपने उसको किताब का मेरा एक चैप्टर दिया जीपीटी को, उसको कहा मुझे एक अच्छा सा सवाल बना दो जो ये 3-4 टॉपिक्स को कवर कर रहा हो, मीडियम इन लेंथ हो, और टेक्निकलिटी लेवल जो है वो थोड़ा सा अबव एवरेज हो। बना दिया उसने सवाल, आपने जवाब लिख के उसको कहा अब मुझे 10 में से नंबर दो। फिर उसे कहे कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन कौन सी जगह प्रूव कर सकता था, मुझे मेरी 3 गलतियां बताओ। और अगेन आपके ये मेरा आंसर, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टोन के साथ लिखो, कैसे लिखा जा सकता था। एक दो दफा पढ़ना, एक दो दफा लिख के देना, अगली दफा आपके अल्फाज थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे, थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे। अब तो पॉकेट में है सबके ट्यूटर। तो ड्राफ्टिंग एक जमाने में मसला हुआ करता था, अब तो मसला ही नहीं है। बल्कि हमारे जमाने में तो और मसला भी होता था, खुशखती। हम बचपन में तख्तियां लिखी हैं, फिर भी राइटिंग नहीं थी कोई, क्लास से निकाल दिया जाता था कि राइटिंग गंदी है जी। हाँ, वार्डन टीचर तो और ज्यादा मसला होता है। तो ये तो वो ड्राफ्टिंग के तो चैलेंज और थे। अब आपका जमाना तो बहुत आसान हो गया, लिखना भी कंप्यूटर पे, राइटिंग भी स्टैंडर्डाइज है। और उसके बाद उस लिखाई को फौरन से देखने के लिए एक एआई जो कि रात 3 बजे भी सो नहीं रहा होता। और ऐसा नहीं है कि कागज पे लिखा उसकी तस्वीर खींच के दिक्कत हो रही हो, ये कॉपी किया और वो उठा के पेस्ट कर दिया। और बल्कि ये भी क्यों किया, उसी को का सवाल जनरेट करो, उसी क्यूरी के अंदर वहीं पे अपना आंसर लिखा, उसको चेक करो, साथ साथ बातें शुरू कर दी उसके से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगला सवाल आप पूछेंगे क्या अकाउंटेंट मर रहे हैं, क्या दुनिया में से अकाउंटिंग खत्म होने वाली है। वो जब सवाल शुरू हो जाते हैं तो वो भी बेचारा तसल्ली देना शुरू कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हौसला रखो। और क्या जी, ग्रीन वॉशिंग, रिस्क ऑफ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ग्रीन वॉशिंग इफ डिस्क्लोजर अपीयर्स सिलेक्टिव। क्या है ये प्रॉब्लम? मिसयूज ऑफ फंड्स की उतनी अपीरेंट फीलिंग नहीं आ रही। सिलेक्टिव डिस्क्लोजर, इनएप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हाँ, और मतलब वही वाली बात है, उसमें कहते हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कंपनी द रिस्क ऑफ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ग्रीन वॉशिंग इफ डिस्क्लोजर अपीयर्स सिलेक्टिव, या ये मतलब एसन कुड फेस दिस चैलेंज कि अगर वो सिलेक्टिव डिस्क्लोजर वो देगा तो फिर लोग उस पे, क्योंकि पहली दफा हो रहा है तो लोगों ने एतराज भी करना है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग इज विंडो ड्रेसिंग। पता है अकाउंटिंग में एक कंपनी अपने अकाउंट्स खूबसूरत बनाने के लिए क्या करती है, चीजों को मैनिपुलेट करके बैड डेट की प्रोविजन वगैरह को प्लस माइनस कर देगी, किसी एस्टीमेट को ऊपर नीचे कर देगी। तो अपेरेंटली शायद उसने को बहुत ज्यादा गलती नहीं की होगी, लेकिन अकाउंट दिखने में बड़े साफ हो जाएंगे। अब ऐसे ही है कि जैसे आप मुझे कहेंगे सर वो सस्टेनेबिलिटी की किताब अभी तक प्रिंट होकर नहीं आई, तो मैं कहूँ आप क्या बात करते हो, दरख्त थोड़ी खत्म करने हमने, ये सॉफ्ट में आएगी किताब और आहिस्ता आहिस्ता आएगी। इकट्ठे अगर काम करें तो उससे एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होती है, लैपटॉप की सस्टेनेबिलिटी आउट होती है। ठीक है ना, कई बार बाना आप लगा चुके हैं पहले। तो ये ग्रीन वॉशिंग होगी कि मैं एक मतलब उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। ग्रीन वॉशिंग आपने सब्ज रंग से धो दिया, कंपनी जो बुरा कर रही थी आपने उसको अपेरेंटली दिखा दिया कि अच्छा कर रही है, या एक कंपनी चल रही है और आपने उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें उठा के दिखाना शुरू कर दी। सिलेक्टिव डिस्क्लोजर हो रहा है ना, तो उससे क्या हुआ कि कंपनी अपेरेंटली ग्रीन ग्रीन सी नजर आना शुरू हो गई। यानी कि क्या हुआ कि आईकैप जो घर बैठे वो भेजता था, न्यूज़लेटर भेजता था, अपने वो मैगजीन भेजता था, हर 3 महीने बाद न्यूज़लेटर हर महीने आता था, उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं और बच्चों से पेपर लेने हैं कागज के ऊपर, तो फीस भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब उन्हें उतना उनको चाहिए थी बस सस्टेनेबिलिटी जितनी उनको फायदा दे रही थी। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आप अच्छे भी हो लेकिन आपकी बुराइयां भी हैं, तो आप अपनी अच्छाइयां ज्यादा सामने ले आते हैं। तो आप सिलेक्टिवली, यानी कि ये एक अपॉर्चुनिटी तो बाहर है, सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप दुनिया को साबित कर देंगे आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे बारे में आपने कभी बहुत अच्छा सोचा हो या ना सोचा, और हम हमारी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में बताते हैं कि हमारे जो इदारे में एक दरख्त था, हमने दरख्त कटने नहीं दिया, हमारे इदारे के बाहर जो है वो पानी पीने के लिए मौजूद था लोगों के लिए, जो आम दिनों में मुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा ऐसी बात करने का। तो हम अपने स्टाफ को चाय वगैरह भी पिलाते हैं, तो हम ऐसा भी करते हैं, तो वैसा भी करते हैं। अब जब मौका मिल गया तो अचानक से ही आप जो वो 20 पॉइंट पढ़ के कहेंगे यार एसबीआई को भी इस नजर से दिखा ही नहीं, तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें आप जो है वो अपने आप को ज्यादा बेहतर पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो ये मैं बता दूंगा कि हमारे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी फ्रेंडली, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि किताब हम फिजिकल में प्रिंट कर रहे हैं और फिजिकल प्रिंट करके इन बच्चों को कोरियर के थ्रू जो है वो ये खरीद रहे होंगे, तो उससे भी कितना नुकसान हो रहा होगा। क्योंकि ये बात सुन के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सुन के अच्छा लगेगा कि हमने सॉफ्ट में किताब अवेलेबल कर दी और हमारे बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो ग्रीन वॉशिंग है कि आप सिलेक्टिव खेल रहे हैं, साफ सुथरी बात कर रहे हैं और गंदी बात की जाता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी। क्या ये ओवरऑल बात समझ आ रही है? तो अगेन जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसी तरह से ग्रीन वॉशिंग भी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग में आप गंदे पैसे को धो देते हैं, साफ कर देते हैं, तो इसमें जो है वो आप कंपनी को हरे रंग से धो दिया, कंपनी पे हरा रंग डाल दिया और कंपनी जो है ना वो सवाल पूछ रही है कि किसने मुझ पे क्या हरा रंग डाला। चले आपके जमाने का ही नहीं, आपको नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई। चले आगे हमारे पास है वो 3 सवाल। वो 3 सवाल जिसमें से एक था सस्टेनेबिलिटी कमेटी और बोर्ड के मकासद पे, एक था S1 के ऊपर और एक था S2 के ऊपर। कौन सा वाला पहले करना है जी? क्वेश्चन 1 सबसे बड़े वाला, यानी आप चाह रहे हैं कि आप उसके बाद कंफर्म मायूस हो जाएं और बाकी चीजें अगले दिन बैठा दें। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं समझ आ रही थी, लगता है आपका पिछला लेक्चर मिस हुआ है। हमने इसका एक छोटा भाई ऑलरेडी देखा हुआ था, ठीक है जी। ये कंपनी है, जब एक बड़ा सवाल आता है तो फिर हमने क्या करना होता है, पहले रिक्वायरमेंट देखनी होती है। कीवर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिया, इवैल्यूएट। क्या मतलब है इसका? करंट सिचुएशन को आपने उसका जायजा लेना है। इसका मतलब है आप सवाल के अंदर उतर जाएंगे और जो जो प्रॉब्लम नजर आ रही होगी, जो जो सिचुएशन नजर आ रही होगी, बताना शुरू कर देंगे कि इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। इवैल्यूएट करें स्टील फॉर्म्स एक्सपोजर टू ट्रांजिशन रिस्क इन लो कार्बन इकोनॉमी सिनेरियो। एक लो कार्बन इकोनॉमी सिनेरियो होगा कोई सवाल में, उसके अंदर आपने जो इनका ट्रांजिशन रिस्क का एक्सपोजर है उसको खोल के एक्सप्लेन करना है, तफसीली जायजा लेना है। एंड डिस्कस हाउ दिस सिनेरियो कुड इंपैक्ट स्टील फॉर्म फाइनेंशियल। जब एक सवाल में इस तरह से अटक के 2 दफा रिक्वायरमेंट होती है तो खुशी हो जाती है, वरना 12 नंबर का एक ही सवाल होना तो नंबर लेना मुश्किल होता है। अब एक बात समझ आ गई कि आधे नंबर हैं एक्सपोजर टू रिस्क के और आधे नंबर हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। बहुत आधे ना 60-40 की रेशो होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1-2 नंबर नीचे वाली बात की और बाकी सारे नंबर ऊपर वाली बात के। तो 6 भी काउंट कर सकते हैं, ऊपर वाले को 7 काउंट कर लें, नीचे वाले को 5। तो इसका मतलब हम दोनों में मुनासिब लिख सकते हैं। दूसरे में क्या है, एज स्टील फॉर्म्स एडवाइजर। अब आपका रोल क्या है? अब आप कहेंगे मैं इस कंपनी को ये मशवरा दूंगा, मैं स्टील फॉर्म्स को ये मशवरा दूंगा, मैं स्टील फॉर्म, मतलब आपकी टोन हो जाएगी। रिकमेंड स्ट्रेटेजिक स्टेप दैट स्टील फॉर्म शुड टेक टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क इट इज एक्सपोज्ड टू। पहला रिक्वायरमेंट है आपने स्ट्रेटेजिक स्टेप बताने हैं जो इनको लेना चाहिए अपने रिस्क को कवर करने के लिए। एंड रिपोर्टिंग स्टेप द कंपनी शुड टेक टू रिस्पॉन्ड टू एंड मीट IFRS 2 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और IFRS 2 की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए इनको रिपोर्टिंग चैलेंज किया है, या इन्होंने रिपोर्टिंग पे क्या फोकस करना है। तो हमसे 2 बातें पूछी गई हैं, स्ट्रेटेजी क्या होगी इस मसले से निकलने की, और रिपोर्टिंग करते वक्त हमने क्या करना है। तो ये वाली कंपनी ने रिपोर्टिंग करते हुए ये 4 डायमेंशंस में इन तरह की चीजों पे बातें करनी है, और ऊपर ये तरीका है इस प्रॉब्लम से निकलने का। लेकिन पहले पार्ट की तरफ आते हैं। ट्रांजिशन रिस्क लो कार्बन इकोनॉमी सिनेरियो में क्या, अब सवाल पढ़ना पड़ेगा। स्टील फॉर्म लिमिटेड एक मेजर ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरर है और विद इंटीग्रेटेड कोल बेस्ड ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशंस इन मल्टीपल रीजन। स्टील का काम कर रहे हैं, ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ा, और उसके बाद अब अगेन स्टील के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है उसको जलाने का, उसको मोल्ड करने का, उसको एक खास पैटर्न से गुजारने का। तो ऐसे में कोल बेस्ड ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन मल्टीपल रीजन में बहुत सारी जगह पे उस तरह से कोला बेस और मुख्तलिफ तरह की जो फर्नेस रिलेटेड वो हैं, यानी कि अब आप मुख्तलिफ तरह की चीजों को यूज करके, मुख्तलिफ एनर्जी सोर्सेज को यूज करके आप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। स्टील फॉर्म इज फेसिंग ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर, रेगुलेटर एंड कस्टमर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि भाई तुम अपनी ग्रीन गैस एमिशंस को कम करो एंड अलाइन इट्स रिपोर्टिंग विद IFRS S2। तो स्टेक होल्डर्स का प्रेशर ये है कि आपने एक तो अपनी एमिशन कम करनी है और दूसरा आपने IFRS S2 के मुताबिक रिपोर्टिंग करनी है। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव स्टील फॉर्म स्ट्रेटेजी टीम हैज डेवलप्ड क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस टू असेस क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तब इन्होंने क्या किया, क्लाइमेट सिनेरियो डेवलप किए। याद है सिनेरियो एनालिसिस? आप सिचुएशन डेवलप कर लेते थे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो इस कंपनी ने 2 सिनेरियो डेवलप किए। पहला सिनेरियो क्या है, वन सिनेरियो अज्यूम अ रैपिड ग्लोबल ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी। पहला सिनेरियो अजम्पशन ये लेता है कि लोग अचानक से पागलों की तरह लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे, अलाइन विद वेल बिलो 2 सेंटीग्रेड पाथवे। अब ये दुनिया का कोई फ्रेमवर्क होगा, दुनिया कहती होगी जी 2 सेंटीग्रेड से नीचे आए आप जो है वो माहौल को वो कम करें, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उससे आप 2 सेंटीग्रेड नीचे जाएं। अब पता नहीं हमने ये फ्रेमवर्क पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर में हमने ये कॉन्फिडेंस आउट नहीं होने देना, ठीक है। अब अगेन बात ये है कि सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में कई नए वर्ड्स होंगे, कुछ वर्ड आप स्टैंडर्ड में पढ़ लेंगे, कुछ वर्ड आप स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ेंगे। अब उसमें अगर इस तरह का एक वर्ड आ जाए तो आपने एक ओवरऑल थोड़ा समझना है, वेल बिलो 2 सेंटीग्रेड। अब वो ये तो नहीं कहना चाह रहे होंगे कि आप स्टील जलाओ लेकिन 2 सेंटीग्रेड से नीचे टेंपरेचर रखना, तो इसका कुछ और मतलब होगा। अब इन्होंने कहा कि वो फिर दुनिया ने कहा था कि हम इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इससे 2 सेंटीग्रेड आगे नहीं जाना। हो सकता है दुनिया ये कह रही हो कि इस वक्त हमने ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से दुनिया का टेंपरेचर बना लिया है, हमने उसे 2 सेंटीग्रेड नीचे लेके जाना है। पता नहीं कौन सा फ्रेमवर्क हो।
पेपर में ये लफ्ज देखा हमने कहा ओहो काश ये पढ़ा हुआ होता तो ये 25 नंबर का सवाल मेरा बेहतरीन हो जाता। जुमला पूरा पढ़ा, एक सिनेरियो अज्यूम करता है कि रैपिड ग्लोबल ट्रांजिशन है लो कार्बन इकोनॉमी में जो कि अलाइन हुई है, इसका मतलब ये वाली चीज कहीं ना कहीं लो कार्बन इकोनॉमी के साथ इसका ताल्लुक है। तो दुनिया लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जा रही है, पता नहीं कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से। सवाल ने हमसे ये फ्रेमवर्क तो पूछा ही नहीं। मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ कि इस तरह की कोई नई चीज अचानक से नजर आके पेपर में परेशान नहीं होना। बेसिकली दुनिया सारी की सारी कह रही है कि हम टेम्परेचर रेस कर रहे हैं और जितनी तेजी से हम रेस कर रहे हैं इसमें दो अप्रोचेज हैं। एक सस्टेनेबिलिटी की एक वीक अप्रोच होती है, एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है। स्ट्रॉन्ग अप्रोच कहती है कि खत्म कर दो जो गलत हो रहा है और माइनस में चले जाओ। वीक अप्रोच कहती है ज्यादा तेजी से आगे मत बढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। हम खराब तो कर रहे हैं, हम अपनी रफ्तार थोड़ी स्लो कर लें खराबी की। ये वीक अप्रोच होती है कि प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी, क्या करें, लेकिन पहले जितना ज्यादा कबाड़ा मचा रहे थे थोड़ा सा कम कबाड़ा मचा के खराब करेंगे। ये वीक अप्रोच। और स्ट्रॉन्ग अप्रोच क्या है? इस वक्त जहां ब्रेक लगाओ और अब पीछे की तरफ जाना है, अब चीजें बेहतर होनी चाहिए, अब हमने जीरो से नीचे जाना है। तो 2 सेंटीग्रेड, वेल बिलो 2 सेंटीग्रेड का मतलब यही है कि अब आपने जो हैपनिंग है या जिस तरफ आप जा रहे हैं आपने 2 सेंटीग्रेड नीचे अपने आप को प्लान करना है। यानी जितना आप आतंक मचाने के बारे में सोच रहे हैं आपने अल्टीमेटली उससे थोड़ा सा नीचे चले जाना है। दुनिया ने अलग अलग तरह के टारगेट्स रखे हुए हैं, जैसे 2070 वाला चैलेंज है, 2050 वाला चैलेंज है। अब हमारे यहाँ जो चैलेंज दिया गया वो 2050 वाला चैलेंज है, इंडिया उसको 2070 पे ले जाता है। और अगेन यूरोपियन साइड पे 2030 में चैलेंज खत्म हो जाना उनका। मिडिल ईस्ट को आहिस्ता 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 वो कर रहे हैं, जाहिर है जब अंग्रेजों ने वो कर लिया फॉलो तो मिडिल ईस्ट में उसके बाद अगला स्टेप उन्होंने लेना है और फिर हमारे ऊपर प्रेशर होगा और वो पता नहीं हम पे पहले प्रेशर आ जाए। तो खैर ये बात हमने कई दफा की हुई है। तो एक सिनेरियो अज्यूम कर रहा है पता नहीं क्या लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। अंडर दिस लो कार्बन ट्रांजिशन सिनेरियो, इस अज्यूम सिचुएशन में क्या होगा, स्टील बायर्स यानी कि जो ऑटोमेटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं और जो कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चरर्स हैं आर एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट एग्रेसिवली टुवर्ड्स लो एमिशन स्टील। ये जो इनसे स्टील खरीदते हैं वो लोग क्या होगा, अब हमारी assumption क्या है, दुनिया अचानक से बहुत अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो गई। तो बहुत अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो गई तो जो मेरे कस्टमर है उन्होंने कहा नहीं भाई तुम गंदा स्टील देते हो, हम अच्छे वाले लोगों से स्टील लेंगे। क्यों? उनके स्टील में क्या है, वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से करते हैं वो एनवायरनमेंट को कम डैमेज कर रहे हैं और हम जिस तरीके से कर रहे हैं एनवायरनमेंट ज्यादा डैमेज हो रही है। तो लोग चले गए, assumption ये है कि लोग उनकी तरफ चले जाएंगे। With procurement contracts increasingly requiring verified emission performance, और अगेन जो हमारे प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हमारे साथ जितने भी लोगों की बाइंग वगैरह चल रही है वो ज्यादातर कह रहे हैं कि आप अपनी जो एमिशन परफॉर्मेंस उसके वेरीफाइड हमें रिकॉर्ड दिखाएं, आप अच्छे हैं तो हम आपसे माल खरीदेंगे वरना आपसे माल ना खरीदें। ये सिनेरियो ये भी अज्यूम करता है कि टाइटर एमिशन रेगुलेशंस आ जाएंगी दुनिया में और फिर कार्बन बॉर्डर्स जो मेजर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और हायर मोर वाइडस्प्रेड कार्बन प्राइस आ जाएगी 2035 तक। तो जैसे जैसे दुनिया कार्बन के ऊपर टैक्स और इस तरह से वो कर रही है तो 2035 तक चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी और जो कार्बन इमिट करने वाले हैं उनके ऊपर तो सत्यानाश होने वाला है। Steel firm currently generate approximately 75% of its revenue from coal-based steel making. 75% revenue कहाँ से आता है? कोयले वाली साइड से, जो सबसे ज्यादा खराब मामला है। And it owns several long-lived production sites designed around coke ovens and blast furnaces. और ज्यादातर इनके long-lived production sites जो ज्यादातर देर पा और जो ज्यादा इन्होंने प्लान करके अपनी प्रोडक्शन साइट बनाई हुई है वो ज्यादातर जो है वो अगेन कोक ओवंस और ब्लास्ट फर्नेसेस पे चल रही हैं। यानी अगेन मतलब वही हीट के सोर्सेज यूज कर रहे हैं जिनके ज्यादातर। एज अ रिजल्ट स्टील फर्म फेसेस सिग्निफिकेंट एसेट स्टैंडिंग रिस्क। कितना प्यारा लफ्ज है, बड़े कम लोगों ने इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन में। वो आप लोग अकाउंटिंग के साथ ज्यादा हुआ है ना, तो सवाल ने कई दफा कुछ अच्छे, जो मैं आपसे नहीं कह रहा था कि जनरल बात करने के बजाय सवाल के अंदर अपने बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ दिए हुए होते हैं। तो ये अल्फाज यूज करने से ऑटोमेटिकली आपको भी कॉन्फिडेंस आता है और दूसरा आपका सोल्यूशन भी थोड़ा सा और खूबसूरत दिखता है। Potential production overcapacity and increased operating cost driven by carbon pricing and compliance expenditure। अब क्या होगा, आपको अपने एसेट्स का भी, अब जो एसेट्स जिस जगह पे हैं वो जिस तरह की सिचुएशन में दुनिया तो पसंद नहीं कर रही, अब वो एसेट्स वो जैसे भाई ने बात की कि अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह वाला मामला आ जाएगा, वो एसेट्स उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करेंगे और आपको दुख होगा कि एसेट है मेरा पैसा फंसा हुआ है और मैं उसे बना तो पा नहीं रहा, फिर खर्चा भी करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस के रिस्क आ जाएंगे, फिर कार्बन के टैक्स वगैरह देने पड़ जाएंगे और अच्छे खासे आपको पैसे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। स्टील फर्म में ऑल्सो फेस इंक्रीज फाइनेंसिंग कॉस्ट इफ लेंडर्स टाइटन क्लाइमेट रिलेटेड कॉवेनेंट्स। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे जी अगर आपकी इमिशंस इस लेवल से ऊपर हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट है 10, लेकिन अगर इससे ऊपर है आपकी तो इंटरेस्ट रेट है 25। सजा देने के लिए कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है हम उसको उसके साथ बुरा करेंगे। मैंने देखा सस्टेनेबिलिटी में हमेशा कमर्शियल फायदा मिल जाता है लोगों को। वो कहेंगे गंदे लोग हैं इसलिए हमने ज्यादा इंटरेस्ट लगाया, दुनिया का एक भी नहीं कुछ सलूट करेंगे, कहेंगे बहुत अच्छे आदमी हो तुम, इनसे तो लो ज्यादा पैसा, तो वो भी मसला मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। ये कौन सा सिनेरियो है, लो कार्बन इकोनॉमी। हाँ, अब मैं वही कहने लगा था कि जो आगे है बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, लेकिन चूंकि सवाल ने हमें कहा था इस सिनेरियो, तो अब हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा, इवैल्यूएट स्टील फर्म एक्सपोजर टू ट्रांजिशन रिस्क इन लो कार्बन इकोनॉमी सिनेरियो। सवाल मेरा ये है कि ट्रांजिशन और फिजिकल रिस्क में फर्क क्या होता था। सस्टेनेबिलिटी मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए जो आपके चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिस्क हैं जो उसके ऊपर, वो है ट्रांजिशन। और फिजिकल रिस्क है एक्यूट और क्रॉनिक रिस्क आते हैं। सस्टेनेबिलिटी मेजर्स ना अडॉप्ट करने की वजह से जो आपको फिजिकल क्लाइमेट से रिलेटेड जो डायरेक्टली आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपको अर्थक्वेक से मसला आ रहा है, आपको से अर्थक्वेक कह रहा हूँ, फ्लड से मसला आ रहा है, आपको हीट वेव से मसला आ रहा है, राइजिंग वाटर लेवल से मसले आ रहे हैं, इस तरह के जो मामला हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करते हैं, तो यहाँ ट्रांजिशन रिस्क है। यहाँ एक भाई कुछ कहना चाह रहे थे।
हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि एग्जाम में क्या होता है कि ये एग्जाम देते वक्त वो दोनों सिनेरियो आपस में थोड़ा सा मिक्स हो गए थे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले रिक्वायरमेंट को देख के पे जब सवाल पढ़ें। अब ये सवाल पे हमने ब्रेक लगा दी, असल में ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, हमें आगे पहले पूरा सवाल पढ़ना चाहिए, फिर रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ें, हम अच्छा ये से पहले पोर्शन की बात हो रही है, और फिर दोबारा जाकर उसको बहुत डीपली पढ़ें, और इस दफा पढ़ते पढ़ते साथ साथ लिखना भी शुरू कर दें। एक दफा हमें पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि हमें पहले से पता है कि सवाल में पहले जो सिचुएशन उसका जिक्र हो रहा है, तो पहले ही सिचुएशन पे बहस करते हैं। हमें क्या चाहिए, ट्रांजिशन रिस्क क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बात की बात है, ट्रांजिशन रिस्क क्या क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जब दुनिया उस तरफ चली जाएगी तो इनको उसको मैयर मीट करने के लिए इनको क्या खतरा आता है। कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा, तो इतने अरसे तक आपका कस्टमर जो है ना वो भी अच्छा। कुछ लोगों ने इस तरह से भी वो किया हुआ था, आपके कुछ के आंसर्स में ना लिखा हुआ था लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी उसी प्रॉब्लम को दोबारा से नए कपड़े पहना दिए और फिर स्वेटर पहना के फिर से सामने ले आए। तो वो एक ही प्रॉब्लम है जिसको आप बार बार, कि अगर कस्टमर लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है, और रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी लॉस हो रहा है, तो वो उससे फीलिंग आती है कि बच्चा जो है ना सिर्फ पॉइंट्स स्कोरिंग हो रही है। हाँ जी, तो एक तो ये वाला मसला, इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट, वेरीफाइड एमिशंस की आपको वो करने पड़ेंगे, मतलब अश्योरेंसेज और ये काम करवाने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस के लिए स्टाफ हायर करना पड़ेगा, डाटा की जो वो है सारी गैदरिंग और उसकी प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर आपको टीम्स लेके आनी पड़ेंगी जी, ट्रेनिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, कैपेक्स करना पड़ेगा, कैश फ्लोज अफेक्ट होंगे, जो अभी नीचे दूसरे वाले में उसका जिक्र भी है तो हम उससे रिलेट कर देंगे, और एसेट्स जो है वो उनका यूटिलाइजेशन के इश्यूज आएंगे। जब आप उस तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे तो आप ये वाले एसेट का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप पैकेजेस तो नहीं है कि हम मॉल बना दें और जिंदगी आसान होना शुरू हो जाए। इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंप्लायंस एक्सपेंडिचर। अब अगेन जब आप पैसों की बातें कर रहे हैं तो फिर मेरा दिल करता है कि वो उसी सवाल का आगे वाला हिस्सा था ना, तो पैसों वाली बात को हम होल्ड करके रख लें उस वाले के लिए, और यहाँ हम रिस्कों की बात कर लें। आपका वो लॉस ऑफ मार्केट शेयर, रेवेन्यू लॉस, रेगुलेटर्स की तरफ से जुर्माने, फाइन, पेनल्टीज देख लेते हैं। इन्होंने कहा क्या अपॉर्चुनिटी भी बता सकते हैं, सवाल क्या है, इवैल्यूएट स्टील फ्रॉम एक्सपोजर टू ट्रांजिशन रिस्क, वो खामोश है, तो अब ब्रेक लगानी हमने जरूरी है। असल में ट्रांजिशन फेज में भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बटन दबाएंगे और ट्रांजिशन हो जाएगी, तो ट्रांजिशन के दौरान जब तक आप फुली ट्रांजिट नहीं होंगे तब तक आपको फाइन पेनल्टीज वगैरह पड़ रहे होंगे, तब तक वो कार्बन के टैक्सेस भी पड़ रहे होंगे। सबसे बड़ा जो मसला मुझे नजर आता है इसमें क्या कहते हैं, आप कोल जो ओवर हीट करने की कंडीशन अगर उसको मेल्टिंग पॉइंट पर 80.20 जी आदि का बहुत बड़ा तो पूरी चीज कर सकता है, आप उसे किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट तक आप स्पीड में कर सकते हैं। सम टाइम क्या होगा पेपर में, मे बी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आपके सामने एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप आउट ऑफ दिस क्वेश्चन भी कोई इस तरह की जनरल बात भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कोल जो है वो सबसे अच्छे तरीके से हीटिंग प्रोवाइड करता है स्टील के हवाले से, तो जब हम कह रहे हैं कि हम ये कोल से हट के जाएंगे और दूसरे सोर्स की तरफ आएंगे तो वहाँ ये डिस्कशन की जा सकती है कि इस ट्रांजिशन ने आपकी जो प्रोडक्शन वो मेथोडोलॉजी है उसको ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कॉस्टली और यूं समझे कि लेस सस्टेन कर देना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्शन साइट्स मौजूद हैं जहां हमने ये ओवन शोवन और इस तरह का पूरा माहौल बनाया हुआ है। जब तक हम शिफ्ट नहीं होंगे तब तक बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर भी हमें छोड़ के जा चुके होंगे। ठीक है, तो ये कि ट्रांजिशन की वजह से शायद हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्टील है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, तो बाकियों का क्यों नहीं पड़ता होगा फर्क, जो अच्छे वाले लोग होंगे वो पहले से ही उस पैटर्न पे चल रहे होंगे ना। अब हम जब एक चलते हुए फ्रेमवर्क को दूसरे फ्रेमवर्क पे लेके जाएंगे, ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान में बिजली चल रही थी वापडा की, अब जब सोलर की सप्लाई आना शुरू हो गई तो वो इतना अजीबोगरीब तरीके से गुत्थम गुत्था हो गया कि गवर्नमेंट जो है ना वो बिजली ले रही है घरों से और रो रही है कि जी मेरे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे, और जो है ना हम तो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह भी नहीं दे सकते, लोग पहले हमसे बिजली खरीदते थे बिजली वो नहीं करे, तो वो छोटे कंज्यूमर के ऊपर उसका लोड डाल रहा है और कह रहे हैं जी तुम हो घटिया लोग जिनकी वजह से छोटे कंज्यूमर के ऊपर बिल पड़ा। तो ये ट्रांजिशन के मसले हैं ना। अगर डे वन से पता होता कि दो ऑप्शन है, या वापडा की तरफ जा सकते हैं या सोलर की तरफ जा सकते हैं, तो ये मसला कभी भी ना आता। सब वापडा पे शिफ्ट हुए थे और अब सोलर की तरफ जाना शुरू हो गए और बड़े अनप्लान तरीके से जाना शुरू हो गए, प्रॉब्लम आ गए। जी जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। ठीक है ठीक है। हाँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो की कि रिस्क में हम एक बात करते हैं लाइक्लीहुड, उसके होने के चांसेस कितने हैं, और फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये बात किसी भी और सवाल में हो जाती है, लेकिन इस सवाल में इन्होंने ना खुद एक सिनेरियो दे दिया, उस सिनेरियो ने अजम्पशन ले लिया है कि ऐसा हो रहा है, तो अब हम उस तरफ नहीं आएंगे कि इसके होने के चांसेस हैं नहीं है कितने हैं। उन्होंने कहा मान लो कि हो रहा है, अब बताओ क्या होगा, तो वो हमें उस सिनेरियो के अंदर पहुंचा चुके हैं कि लो कार्बन वाले सिनेरियो में जाओ और वहां जाके अब बताओ कि क्या मसले हैं। लेकिन एक नॉर्मल सवाल में इनकी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको रिस्क नजर आए और रिस्क के ऊपर डिबेट करनी हो तो आप दो चीजों पर डिबेट करें कि रिस्क के होने के चांसेस कितने हैं और फिर उस रिस्क से नुकसान कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जी, तो इस वक्त जब रिस्क पूछा तो हमने करनी गंदी बातें हैं,
हालांकि ध्यान में ये अच्छी बातें भी आ रही हैं कि हाँ ठीक है वो ग्लोबल अपनी चीजों को कर सकते हैं या कुछ अरसे के लिए कुछ ऑपरेशन अपने आउटसोर्स कर सकते हैं या इनकी चीजें जो इस तरह से उनको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करके किसी और उस पे ले जा सकते हैं। लेकिन जब तक अपने ऐसे शिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक ये फुली उस पे शिफ्ट नहीं होंगे, तब तक इनको पेनल्टीज भी पड़ती रहेंगी, तब तक इनके कस्टमर को जाना भी शुरू हो जाएंगे। नई मार्केट में वो लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा पहले आ चुके होंगे और हमारी प्रोडक्ट आते आते टाइम लगेगा, तो शायद हम पहले मार्केट में पहले दूसरे नंबर पे थे, अब मार्केट में चले जाएंगे 13वें 14वें नंबर पे और फिर वहां से ऊपर आना होगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है? ये सिनेरियो, अगर ये सिनेरियो हो जाता है, जो कि मान लेके हो जाता है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे वो करेगा, फैक्ट करेगा? यहाँ पे भाई कुछ कह रहे थे। अब अगेन प्रॉब्लम ये है कि मॉडल कब अप्लाई करें, जिस पार्ट में उन्होंने मॉडल की बात की है। हाँ, जब उन्होंने S2 मॉडल की बात की है तो जब इस पार्ट पे डिस्कशन हो रही होगी तो मैं कहूंगा अच्छा बताओ गवर्नेंस में क्या लिखें, स्ट्रेटेजी में क्या लिखें। लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया, जायजा लें। और जायजा कैसे लें? जब भी इवेल्युएट आता है तो आपने सवाल के अंदर उतर जाना है और उसका पोस्टमार्टम कर देना है। जो सिचुएशन दी हुई है आपने उसको तफसील से, मतलब इवेल्युएट इस वक्त बताओ क्या हो रहा है, तो हमने उसका जायजा लेना है। तो इस वक्त अगर हम उस लो कार्बन वाले उसमें सिनेरियो पे खड़े हुए हैं तो हमने वहां जायजा लेना है कि कौन कौन से खतरे हमें तंग कर रहे हैं। खतरों से आगे निकले, कैसे ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंपैक्ट कर सकता है, कोई सी 6-7 बातें। सबसे बड़ा एसेट्स जो है हमारे पास ये जो फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, सारे बेयर होकर सबसे बड़ा जो हमारे एसेट्स हैं वो हमें उतना रिकवरेबल अमाउंट नहीं दे सकेंगे, तो हमारा वो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर हम बहुत अकाउंटिंग के अंदर उतर जाए। लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, कार्बन टैक्स के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। हाँ नहीं, असल में फाइनेंशियल पोजीशन अल्टीमेटली दोनों चीजों से इंपैक्ट हो जाती है ना। यानी अगर आपका एक्सपेंस बढ़ गया और प्रॉफिट कम हो गया तो आपकी इक्विटी के अंदर उतनी कम इंजेक्शन हो गई। जी ठीक है। हाँ, तो असल में वो आप अकाउंटेंट्स है ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन से स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंच गए, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब होगी दोनों सूत्रों से। अगर उसके रेवेन्यू गिरना शुरू हो गए, उसके खर्चे बढ़ना शुरू हो गए, एसेट्स की वैल्यू, अब आप ये देखें ना कि अगर रेवेन्यू कम होना शुरू हो गए तो प्रॉफिट कम हुआ, यानी कि आपकी वर्थ कम हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन कम हो गई। आपका एक्सपेंस बढ़ गया तो भी प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल वर्थ कम हो गई। आपके एसेट की रिकवरेबिलिटी या एसेट से कमाने की जो सलाहियत है वो अगर कम हो गई तो अगेन आप अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, आप एसेट की वैल्यू गिरा देते हैं, जिसको आप लोग इम्पेयरमेंट कह देते हैं कि नहीं अभी एसेट जब उतना कमा के ही नहीं देगा तो हम क्यों उसको इतनी ज्यादा अमाउंट पे दिखाएं। जी ठीक है, वो इतना हम ना भी सोचो, सवाल नहीं कह दिया था कि महंगे वाले हमें वो मिलना शुरू हो जाएंगे, लोन्स वगैरह, एजुकेशन ट्रेनिंग पे कॉस्ट आएगी, नए सॉफ्टवेयर टूल, डाटा गैदरिंग, इंसान, इन सारी चीजों पे ऊपर खर्च आएगा। क्योंकि मानना तो ये है ना कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी मुतासिर होंगे। अब एक तो ये जब हम शिफ्ट हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें नई वाली दुनिया मिलेगी, लेकिन पुरानी वाली तो छोड़ के जा रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। नई मशीनरी पे पैसा लगेगा, कैपेक्स पे पैसा लगेगा, इन सारी चीजों को सेट करने में पैसा लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करना पड़ेगा। अब अगेन वही वाली बात है कि आइडियाज बहुत सारे, लेकिन इतने सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज हैं। जब एक बंदा बैठा होता है तो वो 4 से 5 आइडियाज आते हैं, जिनमें से 3 को से लिखना आता है, और लिखना शुरू करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक दफा जब शुरू हो जाता है ना तो फिर हाथ चल पाता है, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि पहले से सोच रहे होते हैं, फिर बाद में चीजें उठा उठा के हम लिख रहे होते हैं। जी ठीक है, जी जी नहीं, इस वक्त ना रिलेट करें। अगर वो कहते हैं ना फॉर ईच रिस्क बताएं फाइनेंशियल पोजीशन को क्या वो करेगा, फिर तो एक टेबल बनाया जा सकता था, एक तरफ रिस्क लिख देते, आगे उसका इंपैक्ट लिख देते। लेकिन अच्छी बात क्या है, उन्होंने कहा ट्रांजिशन रिस्क इस सिनेरियो में बताओ एंड डिस्कस हाउ दिस सिनेरियो कोड इंपैक्ट, तो बचत हो गई। उन्होंने रिस्क भी अलग कर दिए और मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट भी। तो उस तरह का सवाल होता तो फिर उसको कोई ऐसी निशानी देते कि वो रिलेट हो जाती। जैसे मैंने पीछे कहा कि आइडेंटिफाई करो और फिर हर चैलेंज को उसके साथ डिस्क्राइब भी करो, तो फिर हमें वहां टेबल बनाना पड़ गया या हेडिंग और हेडिंग नीचे लिखना पड़ा। जी हाँ, असल में एसेट्स लायबिलिटीज की ही बातें हों, तो फिर अब मैं ये असेस कर रहा हूं कि इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी लेवल में फाइनेंस मतलब जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक। यस यस, अब अगेन यही बात है कि हम अब प्योर अकाउंटेंट्स नहीं है। अब जब ये फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर वो कहते थे इसकी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। लेकिन स्टिल एक बात याद रहे कि स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी नहीं होती, इक्विटी भी होती है, और इक्विटी डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही होती है आपके साल के प्रॉफिट्स के साथ। तो वो कहीं ना कहीं जब भी फाइनेंशियल पोजीशन इंपैक्ट हो रही है तो वो आपका चाहे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से हो रही हो या अकाउंट बैलेंस से हो रही हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो या फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों चीजें आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करती हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है सुनने का जी, अब ये मैं सोच रहा हूँ उस वक्त लिखते हुए, अब अगली दफा जब आप इस तरह की कोई चीज लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा रिफाइन हो जाएंगे। तो ये डिस्कशन का मकसद ये है कि हम चीजों को थोड़ा सा और इंप्रूव कर लें। हाँ जी, जल्दी से पार्ट बी की तरफ आते हैं, लोगों ने घड़ी की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब तो रमजान में तो आपने इतने घंटे खाने ही हैं, तो फिर अब तो जो है ना पार्ट बी देख लेते हैं। मैं इसीलिए ना इस बड़े सवाल से चाह रहा था, मेरा तो 2 अगले हो जाएंगे, ये शुरू हो गया तो ये शैतान है जी। अच्छा वाह, ये वीक सस्टेनेबिलिटी कि नहीं, हमने खराबी की तरफ जाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी मरने का थोड़ी शौक है, उसकी 2 सिगरेटें बस ठीक है, होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। स्टील फॉर्म्स एडवाइजर रेकमेंड स्ट्रेटेजिक स्टेप्स दैट स्टील फॉर्म शुड टेक टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क इट इज एक्सपोज्ड टू। एक प्यारी सी लाइन बताएं जो सवाल के शुरू में लिखनी चाहिए हमें। स्ट्रेटेजिक स्टेप्स दैट स्टील फॉर्म शुड टेक।
तो आप अपनी अहमियत को क्यों गायब कर रहे हैं? इतना इज्जत दी उन्होंने कहा आप स्टील फॉर्म के एडवाइजर हैं, जरा बताएं बीइंग स्टील फॉर्म के एडवाइजर आई वुड रिकमेंड थोड़ा पर्सनल टच लेके आए। इतने प्यार से उन्होंने आपको मौजूद बना के कहा जरा आप बताएं आप क्या कहते हैं, और आप जनरल बात करना शुरू कर दें। हाँ जी क्या भाई शायद मोजेस लफ्ज़ पे परेशान हो गए हमें भी कोई मोजेस कह रहा है हम तो अब ये स्टील फॉर्म एडवाइजर, तो मैं मशवरा ये दूंगा कि कम से कम यहाँ थोड़ा सा अपने आप को जरूर ऐड करें कि जी बीइंग स्टील फॉर्म एडवाइजर वी वुड रिकमेंड फॉलोइंग स्टेप दैट स्टील फॉर्म शुड टेक टू रिस्पॉन्ड। ज्यादा इंग्लिश इस्तेमाल नहीं होनी, बस थोड़ा सा आगे पीछे करना है, और इतना उनके पास भी टाइम नहीं हो, जुमला शुरू होते समझ जाएंगे बच्चा पिक कर गया आगे चल पड़ेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, टाइम नहीं है उनके पास चेकिंग का, अगर आपने उनका टाइम लगवाया तो आपका टाइम लगवा लेंगे। हम पेपर की चेकिंग का एनफ टाइम देते हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब एनफ टाइम कितना होता होगा? नहीं लेकिन फिर भी कितना होता होगा? नहीं उन्होंने कहा एटलीस्ट 5 से 7 मिनट देने चाहिए। जब ये रीजनेबल को 5 से 7 मिनट कह गए, चलें ब्रेक डाउन करते हैं। मैं आपके बताए हुए एस्टीमेट को 2.25 गुना कर देता हूँ, 15 मिनट है, 6 सवाल है, पर सवाल कितना हो गया? 2.5 मिनट, ठीक है। एक सवाल के 2 पार्ट्स हैं, पर पार्ट 1.25 मिनट। अगेन इस बीच में वो सांस भी ले रहा होगा, कभी कभार इधर से उधर भी देख लेता होगा, तो वो हम बहुत ही सेकंड लेवल पे ना भी जाए तो इसका मतलब है एक पार्ट चेक करने के लिए उसके पास 1 मिनट है। आपके बताए हुए एस्टीमेट को 2.25 गुना कर लिया है, जो कि ज्यादा है, 10 मिनट से ऊपर नहीं है उसके पास, लेकिन मान लें कि 15 मिनट भी है तो भी हमारे एक पार्ट की बारी 1 मिनट से भी कम के लिए आ रही है। और उसमें अगर उसने पढ़ने में मजबूर हो गया, आपके जुमलों की पेचो खम्मी गुम हो गया, काम की बात ढूंढने में टाइम लग गया। कुछ लोग होते हैं वो पढ़ते बड़ा कम है, पेपर सजा के आते हैं, वो पास भी कर लेते हैं, लिखते भी टू द पॉइंट है। बढ़ाना नहीं है, सजाना है। मेरे सिर्फ क्यूएम में एक्स्ट्रा शीट लगी थी, सिर्फ क्यूएम में, हालांकि मतलब वो कंप्यूटर बेस नहीं होता था, उसके अलावा मुझे होता था कि इतने सारे सफ़े क्यों होते हैं। लिखता हमेशा टू द पॉइंट था, लेकिन एक दफा खत्म होने के बाद ना रुक के अंडरलाइन कर देता था 4-5 काम की बातें कि राइटिंग तो समझ आएगी नहीं उसे, तो कम से कम ये अंडरलाइन वाली बातें आगे पढ़ लेगा तो उसको अगर मतलब मिल गया तो वो हैप्पी होकर आगे चला जाएगा। हम इस कमरे में बैठे हैं और एग्जामिनर ऊपर से गुजर रहा है हेलीकॉप्टर से, कमरे में गौर से देखिएगा, अंदर उतरेगा, समझने की कोशिश करेगा तो वो भी मुश्किल में आएगा, हम भी मुश्किल में। उछाल उछाल के पॉइंट दें उनसे, ये पकड़ो, मिल गई 2-3 बातें, टाइम कम था ना, टिक लगाओ, आगे जाने वाली करो। आप बोल्ड भी कर सकते हैं आई के पोर्टल पर, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त ये कशीदाकारी करते रहें, लेकिन एक सवाल खत्म होने के बाद गिव इट 1 मिनट। हाँ लास्ट में एक सवाल के एंड पे भी आप उसको कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके एक्स्ट्रा नंबर है, इससे आप उसको अंदर उतरने से रोक रहे हैं। उतर के ध्यान से पड़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इसको बस गुजारा ही आता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देंगे तो चीजें, दुनिया में जब भी आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी स्किल काम की है तो वो कौन सी है? कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन से बोलने वाली थोड़ी होती है, आप कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, एग्जामिनर को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैंने क्या बताया। दुनिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे से आगे ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन की वजह से जाता है, हाउ ही प्रेजेंट थिंग्स। और पुराने जमाने में तकरीरें होती थी, आज तो लिख के कम्युनिकेशन होती है, ईमेल्स में कम्युनिकेशन होती है। तो जो जितनी प्यारी कम्युनिकेशन करेगा उसको दूसरे को प्राइज मिल जाएगा। तो आपका भी मुकाबला जिन सैकड़ों लोगों से होगा उनमें से जो ज्यादा अच्छे तरीके से बता गया एग्जामिनर को वो जीत जाएगा। जी क्या लॉ टाइप इंग्लिश इस्तेमाल करें को बहुत जरूरत नहीं है, आपको सवाल के अंदर से इतना मसाला मिल जाता है, तो फिर अपनी बहुत एक्स्ट्रा इंग्लिश की जरूरत नहीं है। हाँ जहां हेडिंग आइडेंटिफाई करनी है वहां अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल फास्ट लिख दें, और उसके लिए अदाकारी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा वो करेंगे, जीपीटी जेमिनी इनके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जब आप कहेंगे ये चीज है इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल टोन में लिख दो, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी आपकी क्राफ्टिंग बेहतर होती चली जाएगी। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये टाइपिंग की तरह वाली स्किल नहीं है जो बाकायदा सीखनी हो, ये वैसे है कि जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटो पे इंप्रूव होती चली जाएगी। वही वाली बात है कि पहले दिन लेटर, दूसरे दिन लेटर या 10वें दिन लेटर, 10वें दिन का लेटर खूबसूरत होता है, पहले दिन का ऐसे, दूसरे दिन कैसे, 10वें दिन का ऐसे ज्यादा प्यारा होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अप्लाई करने का टाइम आ गया। जल्दी से इधर चलते हैं, आप एडवाइजर हैं, क्या स्टेप बता रहे हैं आप? हाँ स्ट्रेटेजिक स्टेप जो लेना होगा ताकि उस रिस्क को, जो कि आपने पार्ट ए में बताया है, तब आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो आ गया। पार्ट ए में आपने बातें बताई हुई, ठीक, पार्ट ए में आपने बातें बताई हुई हैं, अब आप आगे अपने बता सकते हैं कि जी इन रिस्कों के क्या आपके पास स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं, क्या हैं? दोबारा देख लेते हैं। एज स्टील फॉर्म एडवाइजर रिकमेंड स्ट्रेटेजिक स्टेप दैट स्टील फॉर्म शुड टेक टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क इट इज एक्सपोज्ड टू। ठीक है, अब अगेन जो रिस्क इसको एक्सपोज हैं, अभी तक हमने पहले सिनेरियो की बात की, अब एक काम करते हैं दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि क्या रिस्क है, और अगर वहां पे भी खतरे हैं तो फिर हमें ओवरऑल जवाब देना होगा, सवाल को पढ़ना पड़ेगा। मैं जरा टाइम बचाने के चक्कर में था कि आप लोग जो है से पहले के सारी उठ के जाना शुरू हो जाए। इन कॉन्ट्रास्ट दूसरी सिचुएशन क्या है? बिजनेस एज यूजुअल, और याद है अभी हमने रमजान में कम टाइम की बात की है, तो इसको फिलहाल जो है ना ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन कॉन्ट्रास्ट इन द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, अगर बिजनेस वैसे ही चलता है, अगर ये सिनेरियो है, तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस फ्रैगमेंटेड रहेंगी और एमिशन रिडक्शन जो है वो स्लोअर है, यानी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एमिशंस को कम करने की तरफ जाना, फोकस ज्यादा नहीं होगा। स्टील डिमांड जो है उसी तरह से ग्रो करती रहेगी, इमर्जिंग मार्केट 2040 तक तो माल लेते रहेंगे, उनको परवाह कोई नहीं है कि जला रहे हो या क्या कर रहे हो। एंड कोल बेस्ड स्टील मेकिंग रिमेन्स इकोनॉमिकली कंपेटिटिव इन
नियर टर्म। और आसपास में भी ये जब आप इस तरीके से बना रहे होंगे स्टील, तो वो दुनिया को सस्ता पड़ रहा होगा, इसका मतलब 2040 तक तो चीजें बड़ी अच्छी तरफ जा रही हैं। However, this path result in severe physical climate risk, लेकिन इसमें आपको physical risk हो जाएंगे, आपका रॉ मटेरियल सप्लाई चेन और इस तरह की चीजें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वगैरह की वजह से, फ्लड की वजह से, और जब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट्स की हैपनिंग जो है वो आपको भी तंग करना शुरू कर देगी। Several of steel firms' major plants are located near rivers used for cooling and logistics. आपने तो दरियाओं के करीब बनाए हुए हैं ताकि जब भी आपको ठंडा वगैरह करना हो सारी चीजों को, तो आपको अलग से बिजली ना इस्तेमाल करनी पड़े, आप पानी को यूज कर सकें। तो इसका मतलब है कि अगर आप यही गलत तरीके से प्रोडक्शन करते रहेंगे तो आप उसी दरिया के किनारे रहेंगे, और जब दरिया में सैलाब आएगा तो आपको भी नुकसान होगा। स्टील फर्म ने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की है, सॉरी हाँ ठीक है, डिस्पाइट ग्लोबल ट्रेंड स्टील फर्म हैज मेड ओनली लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन लोअर एमिशन। ये हैज मेड क्यों लिखा हुआ है? हम अजम्पशन ये है कि चीजें अगर इसी तरह से चलती रहें, दो अजम्पशन थी ना, एक अजम्पशन ये थी कि दुनिया पागल हो जाए, और एक ये कि ऐसी चलती रहे। अब ऐसी चलती रहे तो वहां पे हम लोगों ने हैज मेड ओनली लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन लोअर एमिशन प्रोडक्शन रूट्स, रिन्यूएबल पावर सोर्सिंग और ये इस तरह की चीजें जो कि ट्रांजिशन, ये कह रहे हैं कि दुनिया वैसी चलती रहे तो इसका मतलब है आप इन्वेस्ट भी कम कर रहे हैं ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ, और आप जो है वो आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा चल रही है, तो इस वाली सिचुएशन में रिस्क कम और अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आ रहे हैं अगर दुनिया वैसे चले जैसे इस सिनेरियो में लिखा हुआ है। लेकिन और भी कुछ होगा, क्लाइमेट रिस्क है आपको, रिन्यूएबल पावर सोर्सिंग। स्टील फर्म का सीएफओ जो है कंसर्न है फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ लो कार्बन ट्रांजिशन सिनेरियो और इंक्लूडिंग द नीड फॉर लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेट्रोफिट और रिप्लेस हाई इमिशन एसेट्स, पोटेंशियल इंपेयरमेंट्स ऑफ एक्जिस्टिंग एसेट्स, वो सारी उन्हीं चीजों पे परेशान है, लॉस ऑफ मार्केट शेयर आदि मसले तो उसने खुद ही बता दिए। टू ग्रीन स्टील कंपैरेटर एंड इंप्लीकेशन फॉर लिक्विडिटी एंड डेट कॉवेनेंट्स। मीनवाइल चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर एडवोकेट कर रहा है एक बोल्ड ट्रांजिशन स्ट्रेटजी जिसमें रीएलोकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट इन लो इमिशन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और एनहांस, ये सारी उन्होंने कहा जी अब इस तरफ हम ये वाले काम कर रहे होंगे। क्या स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने होंगे ताकि वो जो रिस्क अब हमें एक्सपोज है, अब दोनों तरफ हमें रिस्क है, लो कार्बन सिनेरियो में भी मसले हैं और एज ए सिचुएशन में भी मसले हैं। अब ओवरऑल मसले हमने सामने रखे, क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे? अगर ठीक है कंपैरेटर्स की तरह इसको शिफ्ट होना चाहिए, ये तो है होना चाहिए, लेकिन क्या स्टेप्स क्या बताएंगे आप? बता सकते हैं, थोड़ा सा आगे वो वाली बातें भी हैं। हाँ ये देखें ना, उन्होंने कहा कि वो क्या तरीके लेने चाहिए ताकि रिस्पॉन्ड कर सकें रिस्क जिसको ये एक्सपोज टू है, एंड रिपोर्टिंग स्टेप क्या लेने चाहिए जो कि कंपनी मीट कर सके अपने आईएफआरएस S2 डिस्क्लोजर। तो कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं और कुछ रिपोर्टिंग स्टेप्स हैं जी। अब अगेन अब ये मर्जी है, आप अगर उसको एक बड़ा नाम देना चाहें तो फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप उन्हीं 4 हेडिंग में लेके चलें। एक तरीका ये है कि आप कहें कि ये स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं लेने चाहिए, और ये रिपोर्टिंग के स्टेप्स हैं कि आपने इन जगह पे ये वाली बातों का जिक्र करना है। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हमारी एक कमेटी हो जो कि चीजों को देखा करती हो, और रिपोर्टिंग के अंदर आप क्या लिखें कि हम गवर्नेंस के अंदर अपनी उस कमेटी का नाम और उसके मकासद लिखते हैं। ये दो अलग अलग चीजें, आप करेंगे क्या, आप दिखाएंगे क्या? तो स्ट्रेटेजिक स्टेप हम इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करेंगे जी, ये वाले स्टेप्स करेंगे। अच्छा उसको अपनी आईएफआरएस S2 में किस तरह से दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे कि हम उसकी 4 डायमेंशंस पकड़ेंगे, गवर्नेंस में ये बातें दिखाएंगे, स्ट्रेटजी में ये बातें बताएंगे, रिस्क में ये बातें बताएंगे और मैट्रिसेस में ये बातें बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब आईएफआरएस S2 का जो स्ट्रेटजी वाला पोर्शन है और ये जो वो क्या कहता है, वो कहता है अपनी स्ट्रेटजी बताओ, फाइनेंशियल इंपैक्ट बताओ, फलाना बताओ फलाना बताओ। यहाँ पे शायद आपको सारी बातें बताने की जरूरत ही नहीं, जब आप रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे तो फिर सिनेरियो एनालिसिस का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। एक है कि कर क्या रहे हैं, मतलब सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने करना ये है कि आप अच्छे काम करें। आप मतलब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पेपर देने जाएं तो आपने पेपर देते हुए करना क्या है? पेपर देते हुए करना ये है कि आपने सवाल पढ़ना है, जवाब सोचना है, सवाल को दोबारा देखना है, जवाब को लिंक करना है और फिर उसको लिखना शुरू कर देना है और लिख के बताना है कि आप क्या जानते हैं। ये है आप पेपर में क्या कर रहे होंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो आप कहेंगे मैं सबसे ऊपर सवाल की हेडिंग दिया करूंगा, फिर मैं सवाल के पार्ट A B लिखा करूंगा, A के अंदर वो A वाली बात लिखूंगा, B के अंदर B वाली बात लिखूंगा। तो पहला था पेपर में क्या करना है, दूसरा ये कि पेपर में प्रेजेंट क्या करना है। तो पहला ये कि आप एक्शंस क्या ले रहे हैं, आप कहेंगे मैं 10 एक्शन ले रहा हूं, अच्छा दुनिया को S2 के मुताबिक किस तरह से बताओगे। तो वो जो स्ट्रेटेजी था जो S1 S2 ने हमें बताया हुआ उसके अंदर क्या था, हम रिस्क को डिफाइन करते हैं। अब ये रिस्क को डिफाइन करना है दुनिया के लिए, लेकिन पहला जो पार्ट है क्या स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेंगे, इसमें आप ये थोड़ी कहेंगे मैं रिस्क को डिफाइन करूंगा, रिस्क तो आप बता चुके हैं सवाल में। तो ये स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम से निकलना कैसे। और S2 का है कि दुनिया को क्या बताना है, तो दुनिया को वो बताना है जैसे हमें उन्होंने बताया था कि दुनिया को पहले मसला बताओ, मसले का शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन बताओ, उससे तुम्हारे बिजनेस मॉडल पे क्या फर्क पड़ रहा है वो बताओ, कोई क्लाइमेट सिनेरियो वगैरह है तो वो बताओ, और आप ये जो वो है रेजिलियंस कैसी है आप वो बात बताओ। टोन शिफ्ट करनी होगी, एक में बताना है हमने क्या करना है, एक में दुनिया को क्या दिखाना है। यानी कि हमने क्या करना है, हमने कमेटी बनानी है, दुनिया को क्या दिखाना है, उनसे कहना है हमारे पास एक कमेटी है। हमने क्या करना है, बोर्ड का फोकस होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। दुनिया को क्या दिखाना है कि बोर्ड के कौन से मेंबरान सस्टेनेबिलिटी को लेके क्या टारगेट्स हैं उनके। हमारा क्या होगा, हमें चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर को कहना है कि तुम डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजन करो। रिपोर्टिंग में क्या करना है, हमारे कौन कौन से ऑफिसर इन चीजों को देख रहे हैं उनका नाम लिखना है। तो ये दोनों में फर्क है, करना क्या और दिखाना क्या है जी। ठीक है
ठीक है, इन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं इनको हम उसी के मुताबिक ही ढाल दें। ठीक है, तो वही वाली बात है कि वो भी एक प्रेजेंटेशन है और उससे क्या होगा कि आप ये जो 13 के 13 नंबर है ना, इन सबका एक इकट्ठा जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, तो पहले ने भी तो बताया ना कि आपने स्ट्रेटेजी के कौन सा एस्पेक्ट दुनिया को बताने हैं। देखिए ना, वही वाली बात है कि एक है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और एक ये है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये पंजाब की गवर्नमेंट वालों को लोग कहेंगे कि तुम क्या करोगे, ये पंजाब को बेहतर कैसे करोगे। उन्होंने कहा जी हम 15-16 इनिशिएटिव्स लेंगे। उन्होंने अच्छा और दुनिया को कैसे दिखाओगे, लोग तो लांते भेज रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तो कहेंगे जी हम टीवी पे ये कैंपेन शुरू कर देंगे, हम सोशल मीडिया पे इस तरह से करेंगे, हम जगह जगह बिलबोर्ड लगा देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। एक ये कि आप कर क्या रहे हो और एक ये कि दुनिया को क्या प्रेजेंट करना है। तो यहाँ उन्होंने दोनों बातें पूछी हैं, बताओ क्या स्ट्रेटेजिक स्टेप आपको लेने चाहिए जो रिस्क है उनसे बचने के लिए। फिर सवाल ने सांस लिया और कहा एंड रिपोर्टिंग स्टेप्स क्या होंगे जो कंपनी को लेने चाहिए ताकि वो IFRS S2 की रिक्वायरमेंट मीट कर ले। तो आप उससे आइडिया तो पिक कर सकते हैं, S2 से आइडिया पिक कर सकते हैं कि 4 तरह की बातें होती हैं, उस तरह की बातों को ऊपर इनकॉर्पोरेट कर लें, लेकिन जब नीचे को जवाब दें तो आप कहें रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन में ये 4 हेडिंग्स के अंदर हम इस तरह की इंफॉर्मेशन दुनिया को दे देंगे। तो अगर मैं इसको साथ डिस्कस करना शुरू कर दूं तो आप ये यहाँ बताएंगे कि हम लोगों को अपनी गवर्नेंस में जो टॉप लेयर है वो क्या कर रही है, दरमियान में कौन से ऑफिसर्स हैं वो उनके रूल बता देंगे। स्ट्रेटेजी में हम अपने रिस्क को डिफाइन कर देंगे, उसकी लॉन्ग शॉर्ट टर्म नेचर बता देंगे, उसका हमारे बिजनेस मॉडल पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, हम ये वाली बातें बताना शुरू कर देंगे। अब अगेन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है ये बताना है S2 के लिए, लेकिन जब आपसे स्ट्रेटेजिक स्टेप पूछे जा रहे हैं तो दैट हैज नथिंग टू डू विद के मैंने अपने प्रॉब्लम्स बताने हैं। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मैं यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा, तो ऊपर हमारा है जेनेरिक और नीचे है हमारा फ्रेमवर्क के मुताबिक। S2 में हाँ मतलब S2 का तो यही है ना कि उसने 4 आपको कैटेगरी बता दी, 4 कोर कंटेंट है। S2 शुरू होते साथ ही 4 कोर कंटेंट देता है, चौथा खत्म होता है S2 खत्म हो जाता है। S1 था जिसने ओवरऑल पूरे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ट्रांजिशन क्या है और ये क्या है, तो ये S2 के मुताबिक है। तो जल्दी से बस 8 वो जल्दी से 2-3 स्टेप्स का वो कर लें क्योंकि अब आप लोग जो है ना चेहरों पे आवाजारियां ज्यादा होती जा रही हैं। दोनों नहीं, डिस्क्लोजर से पीछे सस्टेनेबिलिटी वो क्या स्टेप्स क्या हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स क्या हैं। पता है चुपके से साइड पे जाके बेशक S2 वाली 4 बातें सोच लें, लेकिन वापस इधर आके ना वो बस जवाब को देते वक्त हेल्प मिल जाएगी। यानी आपको पता लग गया कि कुछ गवर्नेंस में करना होता है, कुछ स्ट्रेटेजी में करना होता है, कुछ रिस्क में करना होता है और कुछ मैट्रिसेस में करना होता है। ज़हन में आ गया। अब यहाँ कमेटी बनाना शुरू करते हैं, कमेटी बनाते हैं, बोर्ड की जिम्मेदारियां डाल दें, सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर को ज़्यादा एम्पावर कर दें, फिर उस प्रॉब्लम को समझें, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वो करें, सॉल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन टीम डाल दें, फिर कहते हैं कि हम रिस्क की मैनेजमेंट वगैरह रिस्क को मेजर करने के हवाले से जरा वर्किंग कर रहे होंगे, फिर बातें करना शुरू करते हैं। मैट्रिसेस है ना, तो मैट्रिसेस आपके ज़हन में आ गया, टारगेट्स होते हैं, तो KPI, तो कहीं हम कुछ KPI सेट कर देंगे, कुछ उसके टारगेट्स रख देंगे, उन टारगेट्स को आहिस्ता आहिस्ता अचीव करना शुरू कर देंगे, उसको साथ साथ मॉनिटर करते रहेंगे। तो आपके ज़हन में S2 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन S2 लिखना नहीं है, S2 से आइडिया पिक करना है। अगेन मतलब वाली बात है कि हमें एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, अच्छी कैंपेन करनी होगी, ग्रीन वॉशिंग भी करनी होगी साथ साथ। जी अब अगेन इन्होंने कहा कि 2 सिनेरियो तो क्या हम सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 अलग-अलग वो करते हैं। असल में ये दोनों सिनेरियो हाइपोथेटिकल हैं। हम आज बैठ के सोच रहे हैं यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। दोनों में ही खतरा है, एक में बहुत ज्यादा खतरा है, एक में थोड़ा सा कम खतरा है। वो कह रहे हैं आप स्ट्रेटेजिक स्टेप्स करते हुए क्या करोगे, तो वो करते हैं कंसीडरिंग बोथ सिचुएशन, हम इस तरह के स्टेप्स ले लेंगे। अगेन चाहे तो उसको रिगार्डिंग सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए हमने दोबारा से दूसरा सिनेरियो पढ़ा कि हमें ओवरऑल कहानी समझ आ जाए और फिर हम उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। डन। सस्टेनेबिलिटी S2 के अंदर क्या क्या बातें लिखेंगे, गवर्नेंस वाली बातें। स्ट्रेटेजी की मुझे 5 बातें कोई बता दे ताकि आपकी ज़हमत तमाम हो। रिस्क बताते हैं, टाइम फ्रेम बताते हैं, इस तरह से करके मुझे 5 चीजें चाहिए। बिजनेस मॉडल पे फर्क क्या पड़ा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या फर्क पड़ा, क्लाइमेट रेजिलियंस वाली बात और सिनेरियो एनालिसिस वाली बात। 6 असल में मैंने पहले 2 अलग अलग कर दी थी ना, रिस्क और रिस्क का टाइम फ्रेम। तो टेक्निकली ये 6 बातें होती हैं। रिस्क क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी चेन, वैल्यू चेन और इसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इंपैक्ट है, रेजिलियंस वाली बात और ये जो व्हाट इफ सिनेरियोज। नहीं असल में लोगों को तो बताना है, उन्हें बताना है कि हम लोग जो है वो बहुत सारे सिनेरियो एनालिसिस करके इस चीज को समझ रहे हैं। हम आज इसके लिए रेडी बैठे हुए हैं। देखें कम से कम इनके पास एक CSO तो मौजूद है, तो ये हल्की बात है। कहाँ नजर आते हैं भाई साहब, तो आप ये कहेंगे जी हम लोगों ने करंटली भी CSO एक हमारे पास मौजूद है और जो कि हम इन चीज रिस्कों को साथ साथ देखते रहते हैं और ऑनवर्ड भी हम, तभी तो हमें समझ आया कि ये जो इनकी बहस हो रही है ये भी तो शो कर रही है कि वी आर रेजिलिएंट या हम जो उसके ऊपर वो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, इससे पहले कि आवाजारी और ज्यादा बढ़ जाए, तो कल मिलते हैं और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।